हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं भवरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने पृथ्वी की गतियां जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसको मैं लेकर आया हूं। और किसी भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो ज्योग्राफी के कोई भी अगर क्वेश्चन ज्योग्राफी में आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ तो कितनी गतियाँ पृथ्वी की? दो गतियाँ हैं। दो गति, पृथ्वी की दो गति। दो गति, एक तो है आपकी गुणन गति। गुणन गति, इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति, इसको हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमण गति, तो इसको तीन नामों से जाना जाता है: गुणन गति, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। दूसरी है आपकी वार्षिक गति। वार्षिक गति या इसको हम कहें परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। तो ये दो गतियां हैं, एक तो घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति। इसके तीन नाम हैं। इसको हम दैनिक गति भी कह सकते हैं, घूर्णन गति भी कह सकते हैं और परिभ्रमण गति भी कह सकते हैं। दूसरी आपकी वार्षिक गति और परिक्रमण गति। अब देखिए, पहले की घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। या दैनिक गति क्या है? दैनिक गति क्या है? देखो, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करती है, पूर्व की तरफ भ्रमण करती है, भ्रमण करती है, तो उसे दैनिक गति कहते हैं। या घूर्णन गति या परिभ्रमण गति भी हम इसको कहते हैं। ये 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, घूम जाती है। इसी गति के कारण दिन व रात होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि दिन रात किस गति के कारण होते हैं? तो दिन रात किस गति के कारण होते हैं? तो वार्षिक गति, वार्षिक गति नहीं, ये घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं। जब देखिए, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है 24 घंटे में, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता? दिन व रात होते हैं। इसको हम कहते हैं घूर्णन गति या परिभ्रमण गति या दैनिक गति, ठीक है। आया समझ में? अब देखो, आपकी दूसरी वार्षिक गति या परिक्रमण गति, ये क्या होती है? यहां से बहुत ध्यान से इसको सुनना है। जब ये वाली वार्षिक गति या परिभ्रमण गति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में
करती है तो उसे वार्षिक गति कहते हैं। तो उसे वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है तो उसे हम वार्षिक गति कहते हैं। और इसके कारण दिन व रात छोटे बड़े होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। इसीलिए इसको हम वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है। वार्षिक गति या परिक्रमण गति क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है तो उसे वार्षिक गति कहते हैं। और इसके कारण दिन व रात छोटे बड़े होते हैं। समझ में आया? तो देखिए, पहले जो आपका ये ध्यान रखना कि दिन रात छोटे बड़े किसके कारण होते हैं? तो आपकी वार्षिक गति या परिक्रमा गति के कारण। और अगर पूछ लिया आपसे कि दिन रात किसके कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो दैनिक गति, दैनिक गति के कारण। दोनों में अंतर है। ये दिन रात छोटे बड़े हो रहे हैं और वहां पर दिन रात जो हो रहे हैं वो दैनिक गति के कारण, और दिन रात छोटे बड़े जो हो रहे हैं वो आपकी वार्षिक गति के कारण होते हैं। ठीक है। ये आपको एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, स्लो करके इसको आप नोट से बना सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर। अपसौर ये क्या होता है? देखिए उपसौर क्या होता है। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। यह कब होती है? तो यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। ठीक है। उपसौर का होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। और उस समय दूरी कितनी होती है? दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है। उसको हम उपसौर, ये पूछ लेगा आपसे कि उपसौर किस तिथि को होता है? तो 3 जनवरी को होता है। उपसौर क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी के अधिक नजदीक आता तो उसको हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है? 3 जनवरी को होती है। और जो दूरी है इसकी कितनी है? उस समय दूरी होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है। आया समझ में? और देखो आगे
अब देखो अपसोर, अपसोर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, जो अधिकतम दूरी पर होती है, दूरी पर होती है, तो उसे अपसोर कहते हैं। तो यह कब होता है? 4 जुलाई को। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है और उस समय दूरी होती है 14 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है उस समय? 14 करोड़, 14 नहीं 15 करोड़, सॉरी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। और एक चीज ध्यान रखो, मोस्टली सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, औसत दूरी यह आपकी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी 15 करोड़ भी दे देता है। ठीक है, तो ये आपके होगी उपसौर। उपसौर क्या होता है? उपसौर क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उसको हम कहते हैं उपसौर, और वह स्थिति होती है 3 जनवरी को। और अपसौर क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह 4 जुलाई की स्थिति 4 जुलाई को होता है और उस समय दूरी होती है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है 14.98 लाख किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया नहीं? बहुत महत्वपूर्ण है ये, बड़े एग्जामों के लिए बहुत पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एनबीएस, जितने भी अच्छे एग्जाम होते हैं वहां पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लो, ऑल वनडे एग्जामों में भी यहाँ से पूछता है। ठीक है, आप देखेंगे दिन रात का छोटा बड़ा होना। तो ये समझ में आया? अब देखेंगे हम दिन रात का छोटा बड़ा होना। दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? देखो, इसको ध्यान से समझना है। इसको क्या करना है? हमको ध्यान से समझना है कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। देखिए, ये हमारी क्या संपूर्ण पृथ्वी है। क्या है? संपूर्ण पृथ्वी है। इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, 0 डिग्री अक्षांश। ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। बड़े ध्यान से इसको देखना है, दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर एक रेखा है 23.5 अक्षांश पर, 23.5 अक्षांश, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, एक रेखा यहाँ पर है दक्षिणी गोलार्ध में, ये 23.5 अक्षांश पर, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, ठीक है। ये आपकी हो गई
0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये आपकी पूरी पृथ्वी का बना दिया है ग्लोब। अब देखो दिन रात का छोटा बड़ा होना, क्यों छोटे बड़े होते हैं दिन रात? तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। ठीक है, अब देखो ये 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य किधर आ गया? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर आ गया? उत्तरी गोलार्ध में आ गया। ये 0 डिग्री अक्षांश से इधर आ गया उत्तरी गोलार्ध में। जब सूर्य इधर आ गया तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें होंगी वो क्या पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी। वो जब तिरछी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या बढ़ जाएगी? ठंड। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? ठंड। और सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या बढ़ जाएगी? गर्मी। क्या बढ़ जाएगी? गर्मी बढ़ जाएगी। और दिन हो जाएंगे क्या? लंबे। दिन लंबे हो जाएंगे और रातें हो जाएंगी क्या? छोटी। जबकि इधर ठंड हो जाएगी, रातें लंबी हो जाएंगी, रातें लंबी और दिन छोटे हो जाएंगे उस समय। और इधर वाले ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? इधर वाले ध्रुवों पर हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा 6 महीने तक इधर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा 6 माह तक। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ में आया कि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो इधर गर्मी होगी क्योंकि सूर्य लंबवत चमकेगा, और इधर तिरछी किरणें पड़ेंगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो इधर क्या बढ़ जाएगी? ठंड बढ़ जाएगी, रातें लंबी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे। जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी और गर्मी बढ़ जाएगी। फिर क्या होता है? देखो इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? फिर आगे देखो 23 सितंबर से 21 मार्च में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है, आ जाता है। जब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा तो क्या होगा? इधर गर्मी बढ़ जाएगी। इधर क्या हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में जब आ जाएगा तो इधर गर्मी बढ़ जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। दिन लंबे हो जाएंगे, दिन लंबे और रातें छोटी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। वहीं इधर क्या होगा उस समय पर? रातें लंबी, दिन छोटे और ठंड बढ़ जाएगी और ठंड होने लगेगी। और इधर वाले ध्रुवों दक्षिणी के ध्रुव है इन पर चांदना हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? दिन। फिर इधर वाले ध्रुवों को हो जाएगा क्या? अंधेरा। ठीक है, तो यही कारण है कि जो दिन रात है वो छोटे बड़े होते हैं। जैसे जैसे सूर्य जैसे उत्तरी गोलार्ध में आ गया तो उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद सूर्य जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेगा तो इधर चांदना हो जाएगा और इधर वाले ध्रुवों पर अंधेरा हो जाता है। जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ेगा तो दक्षिण ध्रुव पर चांदना हो जाएगा और इधर वाले ध्रुवों पर अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 6 महीने के दिन
और 6 महीने की रात होती है। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दिन लंबे, गर्मी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती हैं। और जब दक्षिण गोलार्ध में होगा तो इधर दिन लंबे, रातें छोटी और गर्मी हो जाएगी। वही स्थिति फिर इसके विपरीत हो जाती है। यही कारण है कि दिन रात का छोटा बड़ा होना। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में। और देखिए, और देखो इसमें आपको बताते हैं ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। देखो 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है, चमकता है। ठीक है, यहाँ पर 21 मार्च को और 23 सितंबर को। जब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा 21 मार्च को तो भी विषुवत रेखा पर रहेगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तब भी विषुवत रेखा पर रहेगा। तो विषुवत रेखा पर कितनी बार चमकता है सूर्य? तो 2 बार। याद रहे, बहुत पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत क्या बार चमकता है? तो 2 बार चमकता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, कर्क रेखा पर कब चमकता है? तो 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो ये 4 यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? तो 21 जून को। मकर रेखा पर सूर्य कब चमकता है? तो 22 दिसंबर को। और विषुवत रेखा पर कब चमकता है? तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर भी चमकता है। और ये देखो, ये जो विषुवत रेखा है ना, यहाँ पर लोग काले क्यों दिखाई देते हैं? काले जो विषुवत रेखा के आसपास के हैं, ये यहाँ पर ये सब काले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा की तरफ हो तो इधर चमकेगा, प्रकाश आएगा इसका, और इधर हो तो भी इसका प्रकाश आएगा, और विषुवत रेखा पर है तो भी इसका प्रकाश आएगा। इसीलिए यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। क्या होती है? गर्मी अधिक होती है। और एक चीज, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। बराबर होती है, ये याद रखना कि विषुवत रेखा पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात भी विषुवत रेखा पर होती है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा पर हो तो यहाँ बराबर प्रकाश रहता है, और मकर रेखा पर है तो बराबर रहेगा, और यहाँ पर रहता है तो भी बराबर यहाँ पर प्रकाश होता है। तो दोस्तों, आज यहीं तक। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और किसी को कोई डाउट हो तो
पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और कोई कमी दिखाई दे रही हो तो उसको भी आप मुझको बता सकते हैं। और चैनल और ये अच्छा समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।